हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस क्लास 7 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वेयर, व्हेन एंड हाउ। और मैं अपने लेसन का फोटो साथ में अटैच करूँ। हर्षवर्धन was the most important ruler towards the close the ancient period. एंशियंट पीरियड के समय में हर्षवर्धन बहुत बड़ा शासक था। आफ्टर हिज डेथ इन 1647 एडी, उसकी डेथ 647 एडी के बाद, डेथ के बाद सेवरल स्मॉल किंगडम्स केम इनटू बीइंग, बहुत छोटे छोटे राज्य उभर कर सामने आए। द रूलर्स ऑफ दिस किंगडम फॉट विद वन अनदर, और इनके जो शासक थे वो आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंडिया बिकम वीक, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत कमजोर पड़ गया। एंड दिस पीरियड प्रूव्ड एडवांटेजेस टू द मुस्लिम इन्वेडर्स, और इसका लाभ मुस्लिम आक्रमणकारियों को मिला। द मुस्लिम इन्वेजन्स बिगिन इन द 18th century, so this is considered to be a change of period, क्योंकि 18वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमण करने लगे थे, तो इसको कहा जा सकता है कि यहां से हमारा पीरियड में बदलाव आया। Similarly, the Muslim rule saw its last during the 18th century as the British started to set themselves in India. इसी तरीके से अगर हम देखें तो मुस्लिम का रूल अंत पर आ गया था 18th सेंचुरी के आखिर में, और ब्रिटिश ने अपने आप को सेट करना शुरू कर दिया था भारत में। दिस ब्रॉट अबाउट अ मेजर चेंज इन इंडिया, जो कि भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। Therefore, this century is accepted as the start of modern period, और इसी तरह हम इस सेंचुरी को मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कह सकते हैं। These change took place not only in political field but also in economic and social fields, और ये बदलाव ना खाली राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी आया। Extent of vision, क्षेत्र का बढ़ाव। Many of our past historical events occurred well outside the boundaries of present day India. आज के भारत में की सीमा रेखा से बाहर भी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं घटी। Just imagine the size of India at the start of the medieval period, और इसको हम सोच सकते हैं कि मिडिवल पीरियड में हमारे भारत का आकार कितना बड़ा था। विच एक्सटेंड राइट फ्रॉम अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान से शुरू होता था इन द वेस्ट, टू म्यांमार इन द ईस्ट। कंप्राइजिंग द कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, और इसमें आते थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, etc. You have studied changing names. You have studied in the previous class that several Janpads and Mahajanpads came into being during the ancient period. इसके अलावा हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि बहुत से एंशियंट पीरियड में जनपद्स बने थे, महाजनपद्स बने थे। दिस ट्रेंड कंटिन्यू ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, और ये तरीका मिडिवल पीरियड में भी लगातार चलता रहा। व्हेन अ ग्रेट नंबर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड, बहुत कस्बे और शहरों को स्थापित किया गया। द ओल्ड टाउन्स एंड सिटीज ग्रू एंड अटेन देयर पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स, और हर कस्बे का और शहर का अपना एक विशेषता थी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम ऑफ प्लेसेस एज्यूम न्यू नेम, और इसी प्रोसेस के अंतर्गत बहुत से क्षेत्रों को नया नाम भी दिया गया। Similarly, a change occurred in the name of our country. इसी तरह हमारे देश का भी नाम बदला गया, भारत टू भारत बदला गया। While the name of our country in the ancient period was भारत, एंशियंट पीरियड के समय में भारत नाम था हमारे देश का, और भारतवर्ष न्यू नेम ऑफ हिंद, हिंदुस्तान, अल हिंद started to came into being, और उसके बाद उसका नया नाम बना हिंद, हिंदुस्तान और अल हिंद। For some people the term Hindustan signifies the areas of Punjab, Haryana and those lying between the river of Ganga and Yamuna.
कुछ लोगों का मानना था कि हिंदुस्तान की पहचान थी पंजाब और हरियाणा के एरियाज को या गंगा और यमुना की नदियों के बीच में पड़ने वाले क्षेत्रों को। फॉर सम दिस टर्म मीन्स द कल्चर ऑफ द पीपल इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। और कुछ का मानना था कि हमारे उप महाद्वीप भारत की संस्कृति के हिसाब से लोगों ने इसको नाम दिया। ग्रेजुअली इट कम टू बी एसोसिएट विद द पॉलिटिकल यूनिट एंड इंडिया ग्रू इनटू। ऑफ कोर्स सम ऑफ द ओल्ड नेम कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन टुडे। और कुछ पुराने नाम आज भी चल रहे हैं, लाइक भारत और हिंदुस्तान। भारत और हिंदुस्तान आज भी नाम पुराने चल रहे हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। The sources of information during the ancient period and the medieval period remain almost similar in nature. जो हमारे पास जानकारी के स्रोत थे वो एंशियंट पीरियड और मिडिवल पीरियड में लगभग सामान्य थे, which we can classify into archaeological sources and literary sources, जिनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, archaeological source और literary source. However, one change was perceptible, that was paper was more easily available during the medieval period. एक बड़ा बदलाव जो था वो ये था कि मिडिवल पीरियड में अब हमको पेपर मिलने लगा था एज कंपेयर टू द एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड के मुकाबले में मिडिवल पीरियड में हमें पेपर मिलने लगा। हैंस अ नंबर ऑफ लिटरेरी वर्क्स वर रिटेन, और ज्यादातर साहित्य का काम अब लिखकर होने लगा एज कॉपीज। कॉपीज में वर मेड इट एज कॉपीज वर मेड, कॉपीज को बनाया गया। इट इज इजियर टू अनकंसीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रिटन वर्ड देन फ्रॉम एन आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिखा हुआ जो इन जानकारी थी वो हमें आर्कियोलॉजिकल जानकारियों से, वास्तु कला की जानकारियों से हमें ज्यादा लाभकारी थी। Second, first is archaeological source. The archaeological source include building, painting, coins, inscription, etc. जो वास्तुकला के स्रोत थे उसमें बिल्डिंग थी, पेंटिंग्स थी, कॉइन्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे। A great many buildings were constructed during the medieval period. और मिडिवल पीरियड में बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, निर्माण हुआ, सच एज जैसे कि कुतुब मीनार, रेड फोर्ट इन दिल्ली, बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी नियर आगरा एंड चार मीनार इन हैदराबाद. The inscription on building have helped in ascertaining dates of history. और जो बिल्डिंग के ऊपर खुदाई थी उससे हमें डेट्स के बारे में भी जानकारी मिली. सिमिलरली इंस्क्रिप्शन ऑन कॉइन्स, इसी तरीके से कॉइन्स के ऊपर जो लिखा हुआ था, कॉपर प्लेट्स, रॉक्स एंड पिलर्स हैव हेल्प एंड असर्टेन डेट्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. इतिहास का विकास और डेटों को हमें उनसे जानकारी प्राप्त हुई. इसके अलावा दूसरा था लिटरेरी सोर्स. अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडिवल पीरियड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लिटरेरी सोर्स. बहुत ज्यादा जानकारी मिडिवल पीरियड में हमें लिटरेरी सोर्स से मिली, विच कंप्राइज ऑफ बायोग्राफी ऑफ रूलर्स, जिसमें कि शासकों की बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफीज थी और क्रॉनिकल्स यानी कि क्रमानुसार लिखा हुआ मिला हमें, लेटर्स पत्र, रिकॉर्ड्स, पोएट्री, ट्रेवलर्स एंड अदर वर्क्स. Let us understand that the printing press had not yet been invented. अभी तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बनी थी, उसकी खोज नहीं हुई थी. So the copies of works were made by hand. इसलिए कॉपीज में जो भी कार्य किया जाता था वो बाय हैंड ही होता था, यानी कि हाथ के द्वारा ही लिखा जाता था. The people who made copies from manuscripts were called scribes. और जो लोग कॉपीज में हाथ से लिखते थे उसको स्क्राइब्स कहते थे. Since copying by hand is a difficult task, और कॉपी में हाथ से लिखना एक बहुत मुश्किल कार्य था. We find some changes in different copies by the same writer. क्योंकि अगर हम एक कॉपी से दूसरी कॉपी बनाते थे तो सेम राइटर से ही गलतियां हो जाया करती थी. This has sometimes resulted in ambiguity, जिसके कारण कुछ गलतियां हो गई. Some of the important biography, autobiographies, chronicles and privileges
pertaining to the medieval period are as follows. कुछ जरूरी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज और क्रॉनिकल्स और ट्रैवलेजर्स ने मिडिवल पीरियड में लिखा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज के बारे में जाने तो पृथ्वीराज रासो, बाबरनामा, हुमायूंनामा और अकबरनामा, ये बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज हैं। पहले हम पृथ्वीराज रासो के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वीराज रासो, इट वॉज रिटिन बाय चंद बरदाई। चंद बरदाई ने इसको लिखा था। इट डिस्क्राइब्स द टाइम एंड एडवेंचर ऑफ पृथ्वीराज चौहान। इसने हमें पृथ्वीराज चौहान के समय के बारे में और उसने क्या कुछ प्राप्त किया वो सब इसमें बताया है। अ रूलर ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली का शासक था। दूसरा है बाबरनामा। इट वॉज रिटन बाय द मुगल एम्परर बाबर, और ये मुगल शासक बाबर के द्वारा लिखा गया। अबाउट हिज टाइम एंड रूल, उसने अपने समय और अपने शासन के बारे में उसमें लिखा। हुमायूंनामा, इट वॉज रिटन बाय गुलबदन बेगम, ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इट टेल्स मैनी थिंग्स इन डिटेल अबाउट हुमायूंस रीजन, और इसने हमें हुमायूं के क्षेत्र में उस समय जो भी घटा उसके बारे में हमें डिटेल में बातें बताई हैं। अकबरनामा, इट वॉज रिटन बाय अबुल फजल, ये अबुल फजल द्वारा लिखी गई। डिस्क्राइब द टाइम ड्यूरिंग अकबर्स रूल, और इसने अकबर के शासन के बारे में हमें यहां बताया। दूसरा आता है हमारा क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स टेल अबाउट द रूल ऑफ अ रूलर और रूलर्स इन डिटेल। क्रॉनिकल्स हमें बताता है रूलर्स के बारे में, शासक के बारे में और उनके शासन को करने के तरीके के बारे में। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स आर, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स हैं तुगलकनामा, तारीखे फरिश्ता और राज तरंगनी। सबसे पहले हम जान लेते हैं तुगलकनामा के बारे में। इट वॉज रिटन बाय अमीर खुसरो, ये अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया। डीलिंग विद द रूल ऑफ द तुगलक्स, जिसमें उसने तुगलक शासकों के बारे में हमें समझाया। ही हैज ऑल्सो रिटन द खजान उल फुतूह अबाउट द रूल ऑफ द खलजीज, यानी कि उसने खिलजी शासकों के बारे में भी खजान उल फुत में हमें बताया है। He has also mentioned different language which were spoken in different parts of the country. इसके अलावा उसने बहुत सारी भाषाओं को भी इस्तेमाल किया गया है जो कि देश की अलग अलग हिस्सों में बोली जाती थी। सच एज, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दावर समुद्री, तेलंगानी, गुजराती, गौरी, अवधी एंड हिंदवाई। सेकंड हम पढ़ते हैं तारीखे फरिश्ता। दिस बुक रिटन बाय फरिश्ता, ये फरिश्ता के द्वारा लिखी गई। इज अ रिकॉर्ड ऑफ द रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, इसमें दिल्ली सुल्तान्स के शासन के बारे में बताया गया है। अंटिल द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के जो दिल्ली सुल्तान थे उनके बारे में बताया गया। राज तरंगनी, दिस इज अ फेमस बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिटन बाय कलहना। इसके अलावा राज तरंगनी एक प्रसिद्ध किताब है जिसको कि इतिहास में, जिसमें कश्मीर के बारे में लिखा गया है और उसको लिखा है कलहाना ने। अब हम पढ़ते हैं ट्रैवलेजर्स के बारे में। आ नंबर ऑफ ट्रैवलर्स विजिट इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड के समय में बहुत सारे ट्रैवलर्स आए एंड रोट अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, और उन्होंने अपने अनुभवों को अपनी किताब में लिखा। द ट्रैवलेजर्स रिटन बाय देम आर अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग दोस टाइम, और ट्रैवलेजर्स ने जो लिखा वो हमारे पास एक मेजर सोर्स बना हमें उस समय की जानकारी लेने के लिए। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हु रोट देयर एक्सपीरियंसेस, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने अपने अनुभव लिखे। उनमें से हैं अल बिरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकोलो, etc. These travelers have described India vividly, और इन ट्रैवलर्स ने हमारे भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। मार्को पोलो हैज रिटन अबाउट अ
coconut tree which he saw for the first time in India. मार्को पोलो ने कोकोनट ट्री के बारे में भी लिखा है जो कि उसने भारत में पहली बार देखा था. It is as tall building. उसने कोकोनट ट्री के बारे में लिखा कि ये इतना बड़ा है जितना कि एक बिल्डिंग, एक इमारत होती है, with no branches and leaves at the top, but having fruits as large as human head. जिसके पास ना तो ब्रांचेस है ना पत्तियां हैं एट द टॉप ऊपर, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा फल है जैसे कि ह्यूमन हेड, जैसे कि एक इंसान का सिर होता है. थैंक यू.